सभी एस्पिरेंट्स का इस हाई एनर्जी रिवीजन सेशन में स्वागत है। नीट एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, है ना? तो ये आखिरी 15 दिनों का वो स्प्रिंट है जहां हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से मुट्ठी में करना है। साल भर की इतनी मेहनत के बाद अब वक्त आ गया है कि सारे बिखरे हुए कॉन्सेप्ट्स को एक शानदार और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समेटा जाए। आज हम उन सभी हाई यील्ड टॉपिक्स को एक साथ जोड़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो पूरी एनर्जी और 100% फोकस के साथ तैयार हो जाइए। एक सच्चे मेंटर की तरह बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी नामकरण में एफएमएलएस से विधि से। फिर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड काउंटिंग के ट्रिक्स। इसके बाद आइसोमर्स और कन्फर्मेशन को 3D में इमेजिन करने का तरीका समझेंगे। फिर आएंगे हमारे सबसे जरूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी और स्टेबिलिटी के नियमों पर। और आखिर में बात होगी एग्जाम डे के लिए फुल मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी की। बड़े बड़े टॉपिक्स को इसी तरह छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ही उन पर जीत हासिल की जा सकती है। चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, नामकरण एफएमएलएसए विधि। इस पूरी टैक्टिकल चेकलिस्ट की शुरुआत सबसे मजबूत और बेसिक नींव के साथ ही करनी होगी और वो है आईयूपीएसी नामकरण के पक्के नियम। एग्जाम में चाहे कितना भी डरावना मॉलिक्यूल क्यों ना आ जाए, बदलाव सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट में ही होता है। सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स यही होती हैं, इसलिए इस प्रोसेस को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। और यही एंट्री होती है एफएमएलएसए रूल की। बिना किसी गलती के कार्बन चेन की नंबरिंग करने का ये सबसे सटीक और फाइनल सीक्वेंस है। जब भी कोई नया मॉलिक्यूल सामने आए तो बस यही याद रखना है। सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को खोजना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना है, उसके बाद सबसे लंबी चेन पकड़नी है और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देना है। ये वो सीक्वेंस है जो कभी फेल नहीं होता। देखिए, जब एग्जाम का वो जबरदस्त प्रेशर होता है ना, तो सारा फोकस सिर्फ एक बात पर होना चाहिए कि पूरे मॉलिक्यूल का बॉस कौन है। सारे नंबरिंग और प्रायोरिटी के फैसले पूरी तरह से इसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। ये सोचने का तरीका हमें उन फालतू के ट्रैप से बचा लेता है जहां अक्सर नंबर कट जाते हैं। सीधी सी बात है, जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉस के लिए होगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड काउंटिंग। ये हमारी सिग्मा हमेशा एक है वाली ड्रिल है। यहाँ हम स्ट्रक्चर के बेसिक्स को एकदम सॉलिड करेंगे। मकसद ये है कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को देखकर घबराने के बजाय पलक झपकते ही हाइब्रिडाइजेशन पहचान ली जाए। एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती होता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड को एक घर के मेन पिलर की तरह मान लीजिए और पाई बॉन्ड्स को बाहर की सजावट की तरह। अब चाहे सजावट कितनी भी कर लें, मेन पिलर तो हमेशा एक ही रहेगा ना। एकदम यही बात यहाँ लागू होती है। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। प्रेशर के वक्त ये छोटा सा फैक्ट बहुत सारा टाइम बचाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है बॉन्ड के टाइप को देखते ही उसे sp, sp2 या sp3 से मैच कर लेना। एक रैपिड फायर एग्जाम वाले माहौल में बस कार्बन के आसपास बॉन्ड्स देखने हैं। अगर सारे के सारे सिंगल हैं तो सीधे sp3, एक भी डबल दिख गया तो sp2 और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो बात खत्म, वो sp है। ये विजुअल पहचान हमें सेकंड्स में सही जवाब तक ले जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, आइसोमर्स और कन्फर्मेशन की कल्पना। अब हम 2D पेपर से निकलकर 3D मॉलिक्यूलर स्पेस को विजुलाइज करने के लेवल पर आएंगे। ट्रिकी आइसोमेरिज्म वाले सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूल्स की हवा में अरेंजमेंट समझना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन से बचने के लिए स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स के बीच की बाउंड्री एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर एटम्स अपनी जगह से टूटकर कहीं और जा जुड़े हैं, यानी कनेक्टिविटी ही बदल गई है, तो वो 100% स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम टू सेम है और सिर्फ 3D स्पेस में उनका डायरेक्शन या अरेंजमेंट बदल रहा है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब मीजो कंपाउंड्स को पहचानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। इसे कान में बाली और गले में रुमाल वाली एनोलॉजी से याद रखिए। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद है, लेकिन फिर भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, वो ऊपर और नीचे से एकदम एक जैसा दिखता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है और इसी वजह से लाइट का रोटेशन आपस में ही कैंसिल हो जाता है। इन कन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना भी बेहद जरूरी है।
एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने पर सिर्फ डायहेड्रल एंगल बदलते हैं। बॉन्ड की लंबाई या बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होते। स्टैगर्ड फॉर्म में एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, रिपल्शन सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके उलट एक्लिप्स्ड फॉर्म में परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, जिससे रिपल्शन मैक्सिमम हो जाता है और स्टेबिलिटी सबसे कम। मॉलिक्यूल के इस रोटेशन को स्टेबिलिटी की एक सीढ़ी की तरह विजुअलाइज करना बहुत काम आता है। 0 डिग्री से शुरुआत करें, जहां फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, यानी मैक्सिमम रिपल्शन। फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूल घूमकर 180 डिग्री तक पहुंचता है, हमें सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाती है। सबसे कम स्टेबल से लेकर सबसे अधिक स्टेबल तक का ये पूरा का पूरा सफर सीधे तौर पर रिपल्शन कम होने पर टिका है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, मुख्य जीओसी और स्टेबिलिटी के नियम। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी वो पक्की नींव जिस पर हाई मार्क्स और गारंटीड पॉइंट्स टिके हैं। ये बात गांठ बांध लेनी है कि जीओसी को स्ट्रॉन्ग किए बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। ये रही वो अल्टीमेट चेकलिस्ट। अंतिम रिवीजन सेशन के दौरान इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से लेकर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने तक। यही वो टॉपिक्स हैं जहां से नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा और एकदम डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे ये सवाल देखिए, एकदम पास्ट ईयर एग्जाम से निकाला हुआ रैपिड फायर क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को देखते ही स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर्स दिमाग में ट्रिगर हो जाने चाहिए। और इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ये पूरा का पूरा खेल उन sp3 अल्फा हाइड्रोजन्स को गिनने का है जो कार्बोकैटायन के बिल्कुल पड़ोस वाले अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। रूल एकदम क्लियर है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही शानदार होगी। चलिए अब एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए बस ये 3 सवाल पूछने की आदत डालनी है। ये फुल प्रूफ चेकलिस्ट हमें उन ट्रैप्स से बचाती है जहां कोई नॉन एरोमेटिक sp3 कार्बन बीच में आकर रेजोनेंस की चेन को तोड़ देता है। अगर पूरी रिंग में कंटिन्यूस रेजोनेंस है और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो बस पक्की बात है कि कंपाउंड एरोमेटिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का सबसे अचूक और अल्टीमेट तरीका क्या है? सिंपल, हमेशा मॉलिक्यूल में से H+ निकालो और उसका एनायन बना लो। फिर चेक करो कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जैसे -I या -M उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल उतना ही खतरनाक और मजबूत एसिड होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बस एक जादुई नंबर याद रखना है, 2, 3, 1। एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर मिथाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अक्सर दिमाग खराब कर देता है, लेकिन ये निमोनिक उसे आसान बना देता है। इसका मतलब है सबसे पहले सेकेंडरी अमाइन यानी 2, फिर प्राइमरी यानी 1 और लास्ट में टर्शरी यानी 3। हो गया ना आसान? और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, अंतिम परीक्षा के लिए मोटिवेशन। अब टाइम है पूरी तरह से मेंटल गेम पर फोकस करने का, टाइम मैनेजमेंट का और एग्जाम वाले दिन की परफेक्ट एग्जीक्यूशन का। अच्छी तैयारी के साथ साथ सही माइंडसेट का होना भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत ही तगड़ी और प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट एडवाइस है। सुनिए, अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में कोई IUPAC नाम गलत लिखा हुआ मिल जाए, तो वहां बैठ के ये एनालिसिस नहीं करना है कि अरे ये तो गलत है, हमें वहां समाज सुधारक नहीं बनना है। जैसा भी नाम दिया गया है, चुपचाप रफ पेपर पर उसका स्ट्रक्चर बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, सही आंसर निकालना। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले एक मेंटर की तरफ से कुछ आखिरी बातें। साल भर की उस जी तोड़ मेहनत और तैयारी पर पूरा भरोसा रखना है। उन 3 घंटों के दौरान 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ पेपर पर होना चाहिए। हवा में स्ट्रक्चर इमेजिन करने के बजाय उन्हें रफ पेपर पर ड्रॉ करने की आदत डालनी है। इससे बहुत सी गलतियां बच जाती हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करें और सबसे जरूरी बात, अपनी एनर्जी हाई रखें और एक विनर वाले कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। तो अंत में खुद से बस यही सवाल पूछना है, जब वो एग्जाम का पेपर सामने खुलेगा तो क्या हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस मॉलिक्यूल को छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, उसका बॉस खोजेंगे, सारे नियम लगाएंगे और उस सवाल पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करेंगे। इसी स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट और पूरे जोश के साथ अपनी फाइनल रिवीजन में जुट जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट।